सभी लोग आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है उसमें जो है कला के नए विविध प्रश्न, यानी आज जो कला के नए विविध प्रश्न है उसकी तीसरी क्लास है और आज आखिरी क्लास है। देखिए उसके कुछ प्रश्न छूटे हुए थे, हमने उसको इसमें लिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिएगा, आज का हमारा देखिए पहला प्रश्न है। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। देखिएगा, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन घनवादी कलाकार नहीं है। यहाँ घनवादी कलाकार नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा और सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर, सुबोध गुप्ता, जहांगीर शाबावाला, MF हुसैन। घनवादी कलाकार इन चारों में से कौन नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सारे लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जो है जवाब दीजिए। चलिएगा, घनवादी कलाकार कौन नहीं है? सुबोध गुप्ता जी घनवादी कलाकार नहीं है। इसमें से आप देखेंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर, जहांगीर शाबावाला, MF हुसैन, इन लोगों को भी याद रखिएगा आप सभी लोग घनवादी कलाकार के रूप में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, भारत में अभिव्यंजनावाद प्रवृत्ति का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ? जैनुअल आबेदीन, सोमनाथ और कैसियस पनिकर, रामकिंकर बैज। बताइएगा, भारत में अभिव्यंजनावाद प्रवृत्ति का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ था? अभिव्यंजनावाद की बात की जा रही है और भारत में की गई किसके द्वारा? रामकिंकर बैज के द्वारा। किसके द्वारा? रामकिंकर बैज जी के द्वारा हुई, रामकिंकर बैज जी के द्वारा। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे। चलिए शेयर कर दीजिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, देखिएगा, भाववाद से प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकार थे। भाववाद की बात की जा रही है। भाववाद से प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? NS बेंद्रे, सैलोज मुखर्जी, राम कुमार, सतीश गुजराल। इसमें से कौन है जो भाववाद से प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकार थे? सैलोज मुखर्जी। सैलोज मुखर्जी जी हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार है, आप इनको जरूर याद रखिएगा। भाववाद से प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकार। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पांडवानी लोकगीत नाट्य, यानी छत्तीसगढ़ राज्य का जो है पांडवानी लोकगीत नाट्य है और उसकी पहली महिला कलाकार पूछा जा रहा है। बताइएगा सभी लोग। तीजन बाई, रितु वर्मा, फूल सिंह साहू, खूबालाल यादव। खूबलाल यादव है, खूबलाल यादव, कितना अच्छा नाम है। चलिए, खूबलाल यादव। चलिए, कौन है पांडवानी लोकगीत से संबंधित पांडवानी लोक गायिका के रूप में जानी जाती हैं? कौन? तीजन बाई जी, तीजन बाई जी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य किस लिए प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल के लिए, पट्टचित्र के लिए, ढोकरा कला के लिए, प्राचीन स्मारक के लिए। बताइएगा सभी लोग। जो बस्तर है छत्तीसगढ़ राज्य में है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ढोकरा कला के लिए। किसके लिए? ढोकरा कला के लिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। पाथेर पांचाली 1955 ईस्वी बंगाली नाटक फिल्म के
प्रसिद्ध निर्देशक कौन है? देखिए पाथेर पंचाली एक फिल्म है जो कब बनाई गई? 1955 ईस्वी में। और यह कैसी फिल्म है? बंगाली नाटक फिल्म है। इसके निर्देशक कौन है ये पूछा जा रहा है, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सत्यजीत रे हैं, मृणाल सेन है, ऋत्विक घटक हैं, असित सेन है। बताइएगा। पाथेर पंचाली की बात की जा रही है, कौन है? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कब लिखा गया? 1997 ईस्वी में। उसकी लेखिका कौन है यह पूछा जा रहा है, बताइए। शोभा दे, अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, गीता मेहता। बताइए कौन है भैया? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो 1997 ईस्वी में यह उपन्यास लिखा गया, उसकी लेखिका कौन है? अरुंधति राय। अरुंधति राय। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। भारत की प्रथम महिला वास्तुकार हैं, वास्तुकार की बात की जा रही है, देखिएगा। उर्मिला उली चौधरी, शैला श्री प्रकाश, माधवी देसाई, चित्रा विश्वनाथ। भारत की पहली महिला वास्तुकार है, कौन है? उर्मिला उली चौधरी। कौन है? उर्मिला उली चौधरी हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री के पितामह हैं। ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री जो है उसके पितामह कौन है? बताइएगा। बर्नार्ड लीच और है ग्लेडिस रैनेल, इयान शप्रेग, ऊना। ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री के पितामह बर्नार्ड लीच हैं। बर्नार्ड लीच जी हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला हस्तशिल्पों में उच्चतम पुरस्कार शिल्प गुरु पुरस्कार, यानी भारत सरकार द्वारा जो हस्तशिल्प में सबसे उच्चतम पुरस्कार है वह क्या है? शिल्प गुरु पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई। देखिए ये भी क्वेश्चन बन गया आपका। शिल्प गुरु पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2002 में। 2019 का यह पुरस्कार किसे दिया गया, यह प्रश्न है। देखिएगा। देखिए वी पन्नीर सेल्वम जो तमिलनाडु के हैं, श्री प्रभु दयाल यादव राजस्थान के हैं, श्री नंद किशोर वर्मा ये भी राजस्थान के हैं, श्री इस्माइल सुलेमान जी खत्री यह मध्य प्रदेश के हैं। जो शिल्प गुरु पुरस्कार है वह 2019 में किसे दिया गया? वी पन्नीर सेल्वम तमिलनाडु। वी पन्नीर सेल्वम जी को दिया गया जो तमिलनाडु के हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1947 ईस्वी में स्थापित समकालीन कला संस्थान ICA कहाँ स्थित है? देखिएगा। समकालीन कला संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रोरी आर्ट्स, यह इसका शॉर्टकट नाम है ICA। यह कहाँ स्थित है बताइएगा? पेरिस में है क्या? लंदन में है? मॉस्को में है? रोम में है? बताइएगा कहाँ पर है यह? लंदन में है। कहाँ पर? लंदन में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा। आगरा के शिल्पग्राम में ताज महोत्सव का आयोजन वर्ष के किस महीने में होता है? यानी जो है आगरा के शिल्पग्राम में ताज महोत्सव का आयोजन होता है और किस महीने में होता है ये प्रश्न है। जनवरी में होता है, फरवरी में होता है, दिसंबर में या नवंबर में? बताइए ताज महोत्सव का आयोजन किस महीने में होता है? ये तो पता है, ताज जो है आगरा के शिल्पग्राम में ताज महोत्सव होता है, किस महीने में होता है? फरवरी माह में होता है। कब? फरवरी माह में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, गोवा में, कोलकाता में? 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। किस जगह हुआ? गोवा में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को, 7 अगस्त को, 16 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को। देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? चेन्नई, गोरखपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद। देखिए भारत का पहला विश्व धरोहर जो शहर है वो कौन सा है? अहमदाबाद है। कौन सा शहर है? अहमदाबाद है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। सारे लोग जवाब दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। दूरदर्शन की जो स्थापना हुई वह कब हुई? 1959 ईस्वी में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो अपने आप बन जाते हैं। चलिए यहाँ पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है कौन सा? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1958 ईस्वी में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 ईस्वी में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987 ईस्वी में, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान 1950 में। देखिएगा आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। आपका यह सही नहीं है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान 1950 में नहीं हुआ था। अब आप हमको जो है कमेंट करके बताइए किस सन में हुआ था, किस सन में हुई थी इसकी स्थापना भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की, बताइएगा। देखिए यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनके तैयार हो गए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1958 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना होती है वह 1861 में होती है। इंदिरा गांधी कला केंद्र ये भी 1987। ये बताइएगा यही सही है आपका? यही सही है क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग किया गया। आप बताइए किस सन में हुआ था ये बताइएगा सारे लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस म्यूजियम में स्वागत किया? शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस म्यूजियम में स्वागत किया? किस संग्रहालय में स्वागत किया बताइए? बीजिंग लोक कला संग्रहालय, चीन राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, गुआनफू संग्रहालय, हुबेई प्रोविंशियल म्यूजियम। बताइएगा हमें, सारे लोग बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा किस संग्रहालय में मोदी जी का स्वागत किए थे, बताइएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिएगा बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलेगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कब कहाँ पर किया गया स्वागत? हुबेई प्रोविंशियल म्यूजियम में किया गया। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तोफेल अहमद कौन है? तोफेल अहमद कौन है? भारतीय मूर्तिकार हैं, बांग्लादेशी लोक कला शोधकर्ता हैं, नेपाली राजनेता हैं, कोई नहीं। बताइएगा तोफेल अहमद कौन है? तोफेल अहमद कौन है? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। तोफेल अहमद कौन है? चलिए बताइएगा सभी लोग। कौन है?
बांग्लादेशी लोक कला शोधकर्ता है, बांग्लादेशी लोक कला शोधकर्ता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी रामपुर, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, अल्फ्रेड पार्क नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। देखिए आपके 4 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो गए कि आपके ये चारों क्वेश्चन इस तरह से तैयार हो गए और पूछे रजा लाइब्रेरी कहाँ है, रामपुर में है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी अल्फ्रेड पार्क में है और नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में। और भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित की गई पुस्तक अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात, अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात के लेखक कौन हैं? राम माधव हैं, B.A. शाहनी हैं, वरुण मायरा हैं, मतंग राम हैं। बताइएगा, अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात के लेखक कौन है? वरुण मायरा हैं। कौन है? वरुण मायरा हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के क्षेत्र में 2018 का प्रसिद्ध कालिदास सम्मान किसे दिया गया? चलिए बताइएगा। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही कालिदास सम्मान दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है यह सम्मान। और यह पूछा जा रहा है 2018 का कालिदास सम्मान किसे दिया गया? अंजलि इला मेनन है, सतीश गुजराल हैं, या दोनों लोग हैं, या कोई नहीं है? किसे दिया गया था? अंजलि इला मेनन को। किसे दिया गया था? अंजलि इला मेनन को दिया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा। लुव्र संग्रहालय देखिए न्यूयॉर्क में दिया है, म्यूजियम द ओर्स पेरिस में है, ट्रेंडर मॉडर्न लंदन में है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। कौन सा सही नहीं है? सारे लोग तुरंत ट्रिक लगाएंगे। लुव्र संग्रहालय कहाँ है? कमेंट करके बताइए, सभी लोग बताइए लुव्र संग्रहालय कहाँ है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक सबसे प्राचीन प्रामाणिक सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं वे कहलाते हैं? आहत पंचमार्क सिक्के, पिक्टोग्राफ मोहरों, ग्रीक सिक्के, भारतीय सिक्के। बताइएगा, अब तक सबसे प्राचीन प्रामाणिक सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आहत पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ की घड़वा कला अथवा ढोकरा कला विश्व प्रसिद्ध है? मांडला की, चुनार की, बीरभूम की, बस्तर की। बताइए, कहाँ की घड़वा कला और ढोकरा कला विश्व प्रसिद्ध कहाँ की है? बस्तर की है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देख। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरातत्व संबंधी स्रोत नहीं है? अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, ऋग्वेद। आप देखिए ये तीनों हैं आपके पुरातत्व संबंधी। ऋग्वेद नहीं है। ऋग्वेद क्या है? एक ग्रंथ है और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन वेद है हमारा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए, संस्कृत भाषा में रचित कल्हड़ की राजतरंगिणी का रचना काल। देखिए ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न, राजतरंगिणी किसकी रचना है? किसके द्वारा रची गई? कल्हड़ के। कल्हड़ की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए, कृति का नाम बताइए। राजतरंगिणी। इसको ध्यान में रखिएगा। 2 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो गए आपके। अब बताइएगा, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में और 6वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। इसका समय क्या है?
कल्हड़ जी ने लिखा है राजतरंगिणी, किस समय लिखा है ये पूछा जा रहा है। कब लिखा गया है? 12वीं शताब्दी में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1770 में, 1774 में, 1780 में, 1784 में। बताइए द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। कब हुई थी? 1784 में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा 20वीं सदी की किसी भी भारतीय प्रतिमा की सबसे ऊंची कीमत है? बताइए सदानंद बाकरे की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा, अनीता दुबे की कृति द स्प्लिट ऑफ रीजन क्रिएट मोस्टर्स, अनीश कपूर की मंगलिया शीर्षक प्रतिमा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह से लगा दे आप तुरंत अनीश कपूर को लगा देते, लेकिन यहाँ पर है कौन? सदानंद बाकरे की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की पहचान करें। बताइए देखिएगा 5:3 है, 1:3 है, 3:2 है, 2:3 है। भारतीय ध्वज जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई की अनुपात क्या है? 3:2। 3:2 है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कितने आकार इंगित किए गए हैं? 11, 5, 9, 7। बताइएगा भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कितने आकार इंगित किए गए? कितने? 9। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं। कितने हैं? 4 हैं। चलिए 4 रंग हैं। अब बता दीजिएगा कौन कौन सा रंग है, कौन कौन सा कलर है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की स्थापना कहाँ पर कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। नेशनल बुक ट्रस्ट का जो है मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। 1947 में, 1950 में, 1954 में, 1957 में। बताइएगा सभी लोग बताइएगा नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कब घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है? 23 जनवरी 2004 को, 26 जनवरी 2005 को, 23 जनवरी 2006 को, 23 जनवरी 1948 को। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा कब की थी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक मौलिक अधिकार है। बताइएगा कब? 23 जनवरी 2004 को। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से मेज पर रखे जाने वाले ध्वज के मानक आकार की पहचान कीजिए। बताइएगा 10 mm गुणे 150 mm, 150 mm गुणे 200 mm और है 300 mm गुणे 200 mm, 150 mm गुणे 100 mm। बताइएगा क्या है? ध्वज के मानक के आकार क्या है? 150 गुणे 100 mm। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? बताइएगा सभी लोग, बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को,
15 जुलाई 1946 को, 23 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज देखिए 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार किया जाता है? जो ललित कला अकादमी है वो जो है नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन जो है वर्ष में कितने बार किया जाता है ये पूछा जा रहा है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार। कितने बार किया जाता है? 3 बार किया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहाँ का कठपुतली नृत्य बहुत प्रसिद्ध है? कठपुतली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का? बताइए कहाँ का कठपुतली नृत्य बहुत प्रसिद्ध है? कहाँ का? राजस्थान का। किस जगह का? राजस्थान का। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 1985 ईस्वी को, 6 सितंबर 1954 को, 8 फरवरी 1949 को, 22 जनवरी 1982 को। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यही क्वेश्चन बन गया। स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 1985 को। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। कलाकल्प और विहंगम पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कलाकल्प और विहंगम पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली से, भारत कला भवन वाराणसी से, कला भवन शांति निकेतन से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली से। जो कलाकल्प पत्रिका है और विहंगम पत्रिका है वह कहाँ से प्रकाशित होती है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली से। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को, 26 सितंबर को, 8 फरवरी को, 10 जनवरी को। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? कब? 18 मई को। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी कला पत्रिका कलानिधि के संपादक थे आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास और आनंद कृष्ण, नंदलाल बोस और सिस्टर निवेदिता, असित कुमार हलदर। बताइए हिंदी कला पत्रिका या कलानिधि के संपादक कौन थे? डॉक्टर राय कृष्णदास और कौन है? आनंद कृष्ण। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा वर्ष 1930 ईस्वी में तैयार इंडिया हाउस कहाँ पर है? लंदन। उसको किसने डिजाइन किया था? इंडिया हाउस तैयार कब हुआ? 1930 ईस्वी में। इंडिया हाउस है कहाँ? लंदन में। ये 2 क्वेश्चन आपके बनकर तैयार हो गए। और उसका डिजाइन किसने बनाया है उसकी बात की जा रही है। देखिए अतुल डोडिया हैं, राम विश्वतार हैं, सतीश गुजराल हैं और सर हर्बर्ट बेकर हैं। किसने? सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कलाश्री, कला विभूषण, कला राग और कला सम्राट जैसे सम्मान किस अकादमी संस्था द्वारा दिए जाते हैं? ललित कला अकादमी नई दिल्ली, आईफैक्स नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राजा फाउंडेशन नई दिल्ली। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। कलाश्री, कला विभूषण, कला राग और कला सम्राट ये सारे सम्मान आईफैक्स नई दिल्ली द्वारा दिए जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध लोकगीत बाउल का प्रचलन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में,
पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। प्रसिद्ध लोकगीत बाउल का प्रचलन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा, जर्मनी की प्रसिद्ध स्कल्पचर आर्टिस्ट कथरीना फ्रिट्ज द्वारा 15 फीट 6 इंच ऊंचे नीले रंग के मुर्गा कलाकृति को कहाँ प्रदर्शित किया गया? देखिए, जर्मनी की प्रसिद्ध स्कल्पचर आर्टिस्ट कौन है? कथरीना फ्रिट्ज जी हैं, और इनके द्वारा 15 फीट 6 इंच ऊंचे नीले रंग का मुर्गा कलाकृति को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? लुब्र म्यूजियम पेरिस में, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन डीसी। चलिए, यह मुर्गा जो है जो 15 फीट 6 इंच ऊंचा है और नीले रंग में बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया? कथरीना फ्रिट्ज जी के द्वारा। कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन डीसी में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीन की कला किस पंथ से गहन रूप से प्रभावित रही है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियवाद। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद। पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद। बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद, ताओवाद। चीन की कला किस पंथ से गहन रूप से प्रभावित रही है? बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद, ताओवाद। चलिए, ये देखिए मित्रों, हमारा आज का यह आखिरी प्रश्न रहा। अब हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट सभी लोगों को। चलिए।